आज हम इस वीडियो में तमाम दबाव के बाद सरकार ने यू टर्न लिया, जो गाइडलाइन जारी करे थे उस गाइडलाइन में बदलाव करा और क्या प्रमुख बदलाव हुआ है वो सरल शब्दों में आपके सामने है, और क्या नहीं हुआ है वो भी हम बताएंगे। बिल्कुल सरल, एकदम इजी समझ में जो नए बदलाव हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत है। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार। दरअसल आपने देखा होगा कि 19 नवंबर को नई गाइडलाइन जारी कर दिया। नई गाइडलाइन में जो हुआ है बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। सभी वर्ग नाराज थे, जोरदार धरना प्रदर्शन करे थे और तमाम कुछ हुआ आप जानते हैं, लेकिन हम मूल चर्चा बदलाव में करेंगे। नई गाइडलाइन में क्या है और अभी उसके पहले इन्होंने क्या जारी करा था, दोनों में अंतर समझिएगा और क्या बदलाव हुआ है वो सरल में समझिएगा। पहला, जमीन जो है रोड किनारे, मेन रोड के पास से जो जमीन थी या भवन कॉम्प्लेक्स बना था और उसके साथ में उससे दूर 20-25 मीटर दूर मेन सड़क से लगा हुआ भवन कॉम्प्लेक्स और उसके बाद वाला भवन कॉम्प्लेक्स का मूल्यांकन दर बराबर कर दिया था। अभी जो नई गाइडलाइन में इसका जोरदार विरोध करा कारोबारियों ने, रियल एस्टेट वालों ने, और कहा भाई ये प्रैक्टिकल बातें बताया कि रोड मेन है, वहां से लगा हुआ कॉम्प्लेक्स का रेट व्यवहारिक रूप से सरल शब्दों में कोई भी अनपढ़ आदमी बता सकता है कि इसका रेट ज्यादा है और वहां से आप दूर जाओगे तो रेट कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या करा था, दोनों को रेट एक समान डाल दिए थे, माने रोड किनारे का भी और दूर का भी। इसका विरोध हुआ। अब क्या हुआ, अब इसमें उन्हें यूटर्न लेना पड़ा। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, अब रोड किनारे का रेट ज्यादा होगा जैसे पहले था, और उसके बाद 20 मीटर के बाद जो रेट होगा, जो मूल्यांकन होगा, जो भवन होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा, उनमें 25% की छूट दी जाएगी, यानी उनका कम होगा रेट और सामने वाले का ज्यादा। सोचिए मैंने सरकार ने कैसा सर्वे करा था। दूसरी बड़ी बात है, नगर निगम के तहत या नगर पालिका, नगर पंचायत जो फ्लैट्स होते हैं, बहुमंजिला मकान, तो पहले क्या था, पहले यह था कि बहुमंजिला मकान में जो बेसमेंट होते हैं, जो प्रथम तल होता है, उसमें पहले 10% की छूट दी जाती थी। आप रजिस्ट्री कराने जाते तो जो रेट था मूल्य, उसमें से 10% की छूट थी। अब इन्होंने क्या करा था, पहला मकान, पहला तल हो, भूमि हो, बेसमेंट हो, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लोर, सबको मिला के एक ही मूल्यांकन में आते थे। सोचिए, मैंने प्रैक्टिकल बातें तो सोचिए कि इन्होंने किस आधार पे ऐसा करा था, समझ नहीं आता। शुरू का और ऊपर का, चौथे, पांचवें, सातवें जो भी रहा होगा, तो चौथे पांचवें मकान का फ्लैट्स के रेट और बेसमेंट, नीचे जमीन का, भूतल का, दोनों का एक लगा दिए थे उन्होंने, और इसका जोरदार विरोध हुआ। अब क्या किया, इसे फिर यूटर्न लेना पड़ा और कहा कि भैया जो बेसमेंट है, प्रथम तल है, उसमें 10% की छूट दी जाएगी जो पहले थे, और दूसरे मंजिल से लेकर आगे जो भी होगा, उस फ्लैट्स को आप खरीदेंगे मकान को जब, तो आपने उसमें 20% की छूट की जाएगी। आप सोच रहे हैं ना, मैंने जो पंजिया के या जिनको इन्हें जिम्मेदारी दी थी उनका सर्वे देखिए, उनके तरीका देखिए, उन्होंने कैसा करा था, वो बातें आपके सामने है। अब इसी में अब एक बदलाव क्या करा था कि मकान आप खरीदते हो तो उसमें एक सुपर बिल्टअप एरिया होता है, एक होता है बिल्ट एरिया, दो होते हैं, बिल्टअप और सुपर बिल्टअप। पहले थोड़ा समझ लीजिए, आप जानते हैं फिर भी। बिल्टअप एरिया जिसे कारपेट एरिया कहते हैं, जितने में हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं वो मकान, कमरा के अंदर की बातें और कमरा के अंदर की दीवार, वो पूरा एरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कारपेट एरिया है। सुपर बिल्टअप एरिया वो होता है जिसमें आपकी सीढ़ी शामिल है, जिसके आपके स्विमिंग पूल शामिल है, जिम वाला शामिल है, सुरक्षा कहीं जगह को सामान रखना वो भी शामिल है। तो जहां रहते हैं सामने बालकनी और तमाम चीजें, जो चीजें हैं वो उसके अंदर में आते थे, माने जहां हम रहते हैं उसे छोड़ के और एक्स्ट्रा जमीन होता है, वो सुपर बिल्टअप एरिया है। तो सरकार ने क्या करा था कि आप जितने में रहते हो उनको छोड़ करके बाकी और आपके पास जमीन है जिसमें आपने स्विमिंग पूल और तमाम कर रखा है, तो उन सबका रेट एक साथ डाल दिए थे। सबका आपको मूल्यांकन देना पड़ता था, सब देना पड़ेगा, रजिस्ट्री वगैरह सारी चीजें, ठीक। ये उनके अभी गाइडलाइन में थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब फिर क्या करना पड़ा उनको, फिर रिटर्न लेना पड़ा। उसने कहा कि नहीं भाई, जो कारपेट एरिया है वही जहां हम रहते हैं, जितना हमें मेन आवश्यकता होती है, आप उतने की टैक्स, उतने की रजिस्ट्री मूल्यांकन दर दीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा है, आपकी सीढ़ी है, लिफ्ट है, उन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनका सर्वे था और ये गाइडलाइन था। अगला आप समझिएगा, नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, सब में अलग अलग है। नगर निगम के अंतर्गत जो 50 डिसमिल जमीन है, यानी आधे एकड़,
अगर उसको आप खरीदते थे उतने में, आधा एकड़ की जमीन आप खरीदते हैं, तो सरकार ने अभी में उन्होंने कहा था कि जो वर्ग फीट में रेट मूल्यांकन किया जाता था, जो पहले होता था, उसे बदल दिया और कहा कि हेक्टेयर में होगा। ठीक, पहले किसमें होता था? आधे एकड़ जमीन तक 50 डिसमिल तक वो होता था वर्ग फुट में। अब इन्होंने बदल के कर दिया हेक्टेयर में, पूरा हेक्टेयर में ही नापा जाएगा। अब इसका जोरदार विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और फिर इसे यू टर्न लेके अब कहा कि भाई नहीं नहीं, पुराना नियम ही लागू होगा, यानी 50 डिसमिल तक अब वही मापदंड होगा। क्या होगा कि वो वर्ग फुट में ही होगा, लेकिन 50 डिसमिल से ज्यादा जो होगा वो हेक्टेयर में होगा। ठीक, अब वैसे ही आप लेके चलिए नगर पालिका नगर निगम में, जहां 37 डिसमिल लगभग था, नगर निगम में, नगर पालिका में 37 डिसमिल और नगर पंचायत में 25-20 डिसमिल के आसपास था। उन्हें वर्ग फीट में पहले होता था, अब वहां भी उन्होंने क्या कर दिया था, हेक्टेयर कर दिया था। इससे रेट बदल गया और ज्यादा चार्ज देना पड़ा। तो ये जो मूल्य बदलाव हुआ है, प्रमुख बदलाव हुआ है, वो ये है। तो मूल बात है कि उसमें क्या बदलाव हुआ है, जिसमें संख्या, जिसमें प्रतिशत जो है 800-700% बढ़ गया था रेट। 15 लाख का जमीन ब्रिजमोहन के अनुसार निमोरा और लाभंडी में करोड़ में चला गया था एक साल में। उसमें क्या हुआ, स्टाम्प ड्यूटी में क्या कुछ हुआ, मेन सवाल ही है। तो दोस्तों, गांव को लेकर के भी सवाल था कि गांव में जमीनी को लेकर के क्या नियम है। आपको हम बता दें, अभी जो गाइडलाइन हुआ है ना, जो नया बदलाव करा है, अभी करंट आज की बातें, उसमें सिर्फ इनके बारे में चर्चा नहीं हुई है, बस इतनी चर्चा हुई है, इतनी ही चर्चा है। और बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, ब्रिजमोहन जी ने कहा था कि पहले क्या होता था कांग्रेस के समय में, या पहले अभी दर वो लगाए उसके पहले, मान लीजिए कोई अब मकान खरीदते हैं तो मकान का मूल्य जो है, प्राइस जो है टोटल 10 लाख का बनता है। तो 10 लाख में पहले के नियम में 30% की छूट दी जाती थी, यानी 7 लाख रुपए देना होगा आपको, 10 में 7 लाख रुपए देना होगा। अब उसमें इनटू आपको स्टाम्प ड्यूटी 4% देना होता है। तो 10 लाख का 7 लाख कम हो गया 30% में, इनटू आप 4 कर दीजिए, यानी 7 चौक 28,000 रुपए। यस, 7,28,000 रुपए आपको क्या बनता, पुराने के हिसाब से उसका रेट बनता। राइट, अब क्या हुआ है, जो पहले छूट थी कि 10 लाख में 30% छूट था, वो 30% खत्म कर दिया, यानी उसे 100% बना दिया है। 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, 30% छूट को हटा दिया, यानी 7 लाख होना था, अब 10 ही लाख रहेगा, प्लस 4% आपका स्टाम्प ड्यूटी और जुड़ जाएगा। तो 10 लाख आपका हुआ, और उसके बाद उससे 4 से इंटू कर दीजिए, तो 10 चौक 40,000 रुपए सीधा बढ़ गया। जो पहले 28,000 लगता था, अब वो 40,000 रुपया बढ़ गया है, अब 40,000 रुपए लग रहा है। तो ये जस्ट कहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वैसा ही है। ग्रामीण स्तर में भी कोई बातें नहीं आई हैं, वो वैसा ही है। लेकिन एक बात इसमें आया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपको लगता है कोई समस्या है, तो आप जाके वो पंजीयक पर आवेदन लगा सकते हैं, अपनी शिकायत, अपनी बातें रख सकते हैं, चाहे कारोबारी हो, रियल एस्टेट हो, चाहे आम आदमी हो। उसके बाद फिर से उसमें पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और नियम लागू करा जाएगा। तो आज का सबसे बड़ा न्यूज जो खबर है वो यही है कि गाइडलाइन में फिर से बदलाव करा है, दबाव के कारण बदलाव करा है। लेकिन इससे यह समझ में आता है कि उन्होंने जो सर्वे करा होगा या जिससे सलाह लिया होगा, उसकी जानकारी सतही रहा है, बिल्कुल सतही रहा है, चाहे पंजीयक हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आखिरकार उन्हें यूटर्न लेना पड़ा। आखिरकार ये व्यवहारिक है ही नहीं है। सब कोई कैसा कह सकता है कि रोड से लगा जमीन का रेट हमेशा ज्यादा होता है और दूर वाला कम होता है। बस इतनी से व्यवहारिक बातें भी पता नहीं उनको किसने आइडिया दिया, बराबर कर दिए। नीचे का मकान ज्यादा रेट का होता है, जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर बहुतल्ले में उधर का रेट कम हो जाता है, कोई भी बता सकता है। लेकिन सबका एक कर दिया है, इसका मतलब सही सलाह और प्रैक्टिकल जानकारी का अभाव साफ लगता है। अब इसमें भूपेश बघेल ने एक्स पे लिखा, टीएस बाबा ने एक्स पे लिखा और कहा है, साहब भूपेश ने तो कहा है, लिख लीजिए, लिख कर रखिए, संशोधन करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। उनका कहना है ये अव्यवहारिक है, जनता परेशान है। टीएस बाबा ने भी एक्स में लिखा है और इनका विरोध जताया है, ये किसी भी तरीके से जनता के हित में नहीं है।